So today we will study dying declaration. Dying declaration is mentioned in Indian Evidence Act under section 32. आइए समझते हैं डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब होता है मरते हुए व्यक्ति जो कुछ भी अपनी मृत्यु से संबंधित स्टेटमेंट देकर जाता है वो डाइंग डिक्लेरेशन कहलाता है। लेकिन वो डिक्लेरेशन उसकी ही मृत्यु से संबंधित होनी चाहिए, वही स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन कहलाती है। आइए हम इसे समझते हैं। बेयर एक्ट में ऐसे क्या कहा गया है। बेयर एक्ट के अनुसार सेक्शन 32 ऑफ सेक्शन 1 के अनुसार ऐसा व्यक्ति जिसे न्यायालय में बुलाया ना जा सके, जिसका आना असंभव हो, जो मिल नहीं सकता, जिसकी मृत्यु हो गई हो और जो एविडेंस देने के लिए सक्षम ना हो, तो ऐसे व्यक्तियों के स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन कहलाती है। और ऐसे व्यक्ति जिस किसी अन्य व्यक्ति को अपनी स्टेटमेंट देकर जाते हैं वो कोर्ट में एडमिसिबल होती है। डाइंग डिक्लेरेशन होने के लिए कुछ शर्तें हैं, वो इस प्रकार है। आइए समझते हैं एक एक करके। पहली शर्त है टू होम द स्टेटमेंट इज मेड इन इट्स फॉर्म। मतलब स्टेटमेंट चाहे जिस फॉर्म में हो, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो ओरल हो, चाहे गेस्चर्स के रूप में हो, चाहे वो साइंस के रूप में हो, तो ऐसे व्यक्ति की स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन कहलाएगी। और ऐसे व्यक्ति जिन किसी अन्य व्यक्ति को अपनी स्टेटमेंट देकर जाते हैं वह व्यक्ति कौन से होंगे, जैसे कि कोई डॉक्टर हो सकते हैं, कोई मजिस्ट्रेट हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं, कोई क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, या पुलिस के सामने भी ऐसे स्टेटमेंट देकर जाते हैं, तो ये सारे के सारे डाइंग डिक्लेरेशन कहलाती हैं। यदि डॉक्टर और मजिस्ट्रेट को अपनी स्टेटमेंट देकर कोई व्यक्ति मर जाता है तो वो स्टेटमेंट बाकी लोगों से ज़्यादा वैल्यू रखती है। दूसरा कंडीशन है द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट मस्ट हैव डाइड। यानी ऐसे व्यक्ति अपनी स्टेटमेंट देकर उसकी मृत्यु हो गई हो, मतलब अपनी मृत्यु की स्टेटमेंट देने के बाद वह व्यक्ति मर गया हो, ऐसे व्यक्ति की ही स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन कहलाती है। जरूरी नहीं हो कि वो तुरंत मरा हो सकता है कि उसके जीने की जीने की जो चांसेस हो वो कम हो, तो भी ऐसी स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन कहलाती है। जैसे व्यक्ति स्टेटमेंट देने के बाद कोमा में चला गया तो ऐसे व्यक्ति मृत्यु के समान माना जाता है, तो इस व्यक्ति की स्टेटमेंट भी डाइंग डिक्लेरेशन कहलाती है। अगला इसकी कंडीशन है स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू द कॉज ऑफ हिज डेथ और द सर्कमटेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शन विच रिजल्ट इन हिज डेथ। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति मर रहा हो तो अपनी जो स्टेटमेंट देगा अपनी ही मृत्यु से संबंधित की होनी चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु से संबंधित नहीं होनी चाहिए, उसकी खुद की मृत्यु से संबंधित स्टेटमेंट होनी चाहिए, तो ही वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन कहलाती है। इसका दूसरा पार्ट है द सर्कमटेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शन। इसका मतलब होता है ऐसी कोई भी परिस्थितियाँ जो उसकी मृत्यु के परिणाम का हिस्सा हो। यानी इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने घर आता है, घर आने के बाद उसकी पत्नी को ये एहसास होता है कि वो बहुत घबराया हुआ है और डरा हुआ है, और वह व्यक्ति अपनी पत्नी से यह बोलकर घर से जाता है कि इस व्यक्ति से मैं मिलने जा रहा हूँ, और वो इतना कह के वो निकल जाता है। वो जिस व्यक्ति के पास जाता है उसने उसकी मृत्यु कारित कर देता है, मृत्यु के कारण मृत्यु हो जाती है उस व्यक्ति के कारण। तो घर जाने से पहले, मरने से पहले जो कुछ भी उसने अपने पत्नी को बता कर गया वो सारे के सारे डाइंग डिक्लेरेशन होती है, वो द सर्कमटेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शन कहलाती हैं। अगला स्टेटमेंट है, अगला कंडीशन है द स्टेटमेंट मस्ट बी कंप्लीट एंड कांस्टेंट। मतलब ऐसी जो व्यक्ति जो अपनी स्टेटमेंट देकर जाता है वो स्पष्ट होनी चाहिए, किसी इंस्टेंस, किसी जेनेसिस या मोटिव ऑफ क्राइम
से संबंधित होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। क्राइम करने वाला व्यक्ति कौन है, सिर्फ इतना भी स्टेटमेंट स्पष्ट हो तो भी ये डाइंग डिक्लेरेशन कहलाएगा। अगला कंडीशन है, इससे पहले अगला कंडीशन, डिक्लेरेशन मस्ट बी कॉम्पिटेंट एंड एज अ विटनेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति मर रहा हो और उसके स्टेटमेंट, जो व्यक्ति स्टेटमेंट दे रहा वो व्यक्ति कोई बच्चा ना हो, कोई छोटा बच्चा ना हो, जो पहले से कोई मानसिक बीमारी ना हो, या वह व्यक्ति जो स्टेटमेंट दे रहा है मरने से पहले वो इस स्थिति में फिजिबल हो कि वो स्टेटमेंट दे सकता है, ऐसे व्यक्ति की ही स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन कहलाती है। एफआईआर एज डाइंग डिक्लेरेशन, इसका मतलब ये हुआ जब कोई घायल व्यक्ति अपनी रिपोर्ट लिखवाता है, कंप्लेन करवाता है पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो भी एफआईआर लिखवाई वो एक डाइंग डिक्लेरेशन मानी जाएगी। आइए हम इसे केस लॉ के द्वारा समझते हैं। पालका नारायण स्वामी वर्सेस इम्पेरर 1939 का केस है। इस केस में जो डिसीज था वो किसी के यहाँ काम करता था, और जिसके यहाँ काम करता था उसकी पत्नी को कुछ उधार पैसे दिए थे उसने, और जो डिसीज था उसने दबाव बनाया पैसे वापस लेने की उसकी पत्नी से। तो उसकी पत्नी ने, जो इसकी पत्नी एक्यूज थी इस केस में, इसकी पत्नी ने एक पत्र लिखा मृतक को जिसमें किसी का नाम नहीं लिखा था। उसने ये कहा था कि बेरामपुर आ जाओ और अपने पैसे वापस ले जाओ, और जो मृतक था अपनी पत्नी को इस पत्र के बारे में बताया और दिखाया, और उसके बाद कहा मैं बेरामपुर जा रहा हूँ उसे पैसे वापस लेने। 2-3 दिन के बाद उसकी लाश पुरी के रेलवे स्टेशन के पास 7 टुकड़ों में कटी हुई एक बक्से में मिला। तो इस केस में यह कहा गया कि मरने से पहले जब वो ठीक था तो अपनी पत्नी को जो कुछ भी बता कर गया था वो डाइंग डिक्लेरेशन होगी एज ए सर्कमटेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शन के हिस्से के लिए। ये था पालका नारायण स्वामी वर्सेस स्टेट इम्पीरियर के केस में। अगला एक केस है बिरदी चंद सरदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, EIR 1984। इस केस में जो मृतक थी अपने पेरेंट्स और कुछ रिश्तेदारों को एक पत्र में लिखकर अपने ससुराल वाले की क्रूएल्टी के बारे में लिखा था, और उन 4-5 व्यक्तियों का नाम भी लिखा था जो उनसे के साथ क्रूएल्टी करते थे। उसके बाद उसने सुसाइड कर ली। तो ऐसी जो भी सुसाइड नोट मिली वो भी डाइंग डिक्लेरेशन का हिस्सा है, और वह इस केस में एडमिसिबल होगी एज अ डाइंग डिक्लेरेशन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला के केस में, इलाहाबाद का केस है। इस केस में ये हुआ, जो अब्दुल्ला था एक लड़की जो नाबालिग थी उसके गला काट कर हत्या कर देता है। गला काटने के बाद वो लड़की कुछ बोल नहीं सकती है, तो अपनी स्टेटमेंट डॉक्टर के सामने और पुलिस के सामने दी, और वो चूँकि वो बोल नहीं सकते थे तो अपने इशारों में अपनी स्टेटमेंट दी। जैसे कोई व्यक्ति कुछ क्वेश्चन पूछे, कुछ नाम लिए मारने वाले का, एक्यूज का नाम 4-5 लिए, 4-5 नाम में से जब उसका एक्यूज का नाम आया तो उसने साइन करके बताया, हाथ रख के बताया कि ये वाला व्यक्ति है। तो ऐसे स्टेटमेंट भी डाइंग डिक्लेरेशन कहलाती है जो गेस्टर्स। एक केस और है जो इस गेस्टर्स के रूप में था। एक फिल्म आई थी अभी खाकी, जिसमें डॉक्टर जो था आतंकवादी से मिला हुआ था और वो मरते समय कुछ बोल कर गया, लेकिन वो जो बोला वो उस शब्द निकल कर नहीं आए, लेकिन ऐसा उसके मुंह चलने से ऐसा लग रहा था कि वो कुछ बोल रहा है। तो वो कुछ बोल नहीं पे मरने से पहले उसके शब्दों का आकलन नहीं हो पाया, स्पष्ट नहीं हो पाया क्या बोल रहा है वो,
तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं कहलाएगी, लेकिन वो एडमिसिबल होगी, लेकिन अंडर सेक्शन 44, यानी एक्सपर्ट ओपिनियन के अंदर वो एडमिसिबल होगी। यानी किसी एक्सपर्ट व्यक्ति को बुलाया जाएगा, उसको मुंह चलने के हिसाब से वो शब्दों का आकलन की जाएगी, शब्दों के साथ पूरी सेंटेंस बनाई जाएगी, तो वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन के रूप में वो एडमिसिबल होगी, वो अंडर सेक्शन 44 के अंदर आएगी। सो दूसरा केस लॉ है मुकेश एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2017 सुप्रीम कोर्ट। इसे हम मुकेश एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2000, बड़ा इंपॉर्टेंट केसेस है ये, जिसे हम इस केस का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हम उसे इस केस में कह सकते हैं हम, चूँकि इसका कोई मेरा मकसद नहीं है इस केस को पब्लिश करने का। मुकेश एंड अदर्स के केस में जो मृतक थी सो बोलने की स्थिति में नहीं थी और सारी की सारी एक्यूज्ड का नाम उसने इशारों में कहकर बताई। तो ऐसे स्टेटमेंट भी डाइंग डिक्लेरेशन कहलाती है। इस मुकेश एंड अदर एंड वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली को केस को हम निर्भया केस के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम इस केस को हम पब्लिकली नहीं कह सकते। सो इन सारे केसेस से हमें ये पता चला डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है। सो अब तक के लिए धन्यवाद। और टोटल डाइंग डिक्लेरेशन 8 पार्ट्स में है। सेक्शन 32 ऑफ सब सेक्शन 8 है, जिसमें पहला सबसेक्शन 32 फर्स्ट डाइंग डिक्लेरेशन कहलाता है। बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और भी सारे अलग अलग तरीके से हैं, जो कि हम अगले वीडियो में समझेंगे।